तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एक पार्टिकल इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूम रहा है, तो क्या इस पॉइंट से उसकी जो दूरी है वो एनी टाइम सेम रहेगी? हाँ जी, उस दूरी को तो रेडियस बोलते हैं और इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, चाहे कहीं भी कर रहा हो, तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है, उस पार्टिकल पे उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। अलग अलग टाइप के जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ के ऊपर सन की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। कौन सा फोर्स लग रहा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। सेंटर की तरफ होगा नहीं, हमेशा देखो अर्थ के ऊपर लगेगा सन की तरफ, तो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स किसकी वजह से मिला? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर आप किसी पत्थर को धागे से बांध के ऐसे घुमा रहे हो, तो उस धागे में एक टेंशन फोर्स काम करता है, और वो जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे एनी टाइम जो टेंशन फोर्स लग रहा है वही किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। अगर एक कार अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, आप बोलोगे सर अब बताओ, अब यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा होगा? तो जब कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगी तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन भी होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये स्लिप होके सीधी चली जाती, घूमती नहीं। इसको घुमा कौन रहा है? टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो इसको पकड़ के रखे हुए इस ट्रैक के ऊपर, वो इसको घुमा रहा है। तो टायर्स और ये जो रोड है इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसको स्लिप होने से बचा रहा है, रोड से नीचे उतरने से बता रहा है, कौन? फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ये किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा। यानी कि हर जगह एक चीज नोटिस करो। क्या चीज नोटिस करो? कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पे एनी टाइम उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। कौन प्रोवाइड करता है उसको? कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी टेंशन फोर्स, कभी फ्रिक्शन फोर्स, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे कोई भी, कभी मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे कोई भी फोर्स ऐसा होगा जो एनी टाइम सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा और पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवा रहा होगा, है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता देता हूं सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, मान लो कि एक पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा है, तो पहले यहां पे था, कुछ टाइम बाद में यहां पे पहुंच जाएगा घूमता घूमता, तो ये कुछ एंगल कवर करेगा। इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा है इसी का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल होता है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा हो उस डायरेक्शन में हमें राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना होता है। ये ऐसे घूम रहा है ना, तो हमें राइट हैंड फिंगर्स को कैसे घुमाना है? ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में। तो थंब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? आउटवर्ड है। और अगर यही ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते, थंब जाता इनवर्ड, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते। आया समझ में? यूनिट क्या होती है इसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट बोलो, रेडियन। किसमें मेजर करेंगे? हमेशा रेडियन। अच्छा, डिग्री और रेडियन में रिलेशन याद है ना? हाँ सर याद है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात। डायरेक्शन किससे बतानी है? राइट हैंड थंब रूल से। मैं लिख देता हूं, राइट हैंड रूल से बतानी है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूमेगा उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको
किसकी डायरेक्शन बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में लगने वाला टाइम। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड में इसको मेजर कर लेंगे। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट किया उस टाइम को तो बोल दिया टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल जब घूम रहा होगा ऐसे तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देगा उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट बताओ। तो या तो इसको ऐसे यूनिट होगी इसकी सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज में भी इसको मेजर करते हैं या फिर सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल एक सेकंड में पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। फिर है एंगुलर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जब पार्टिकल घूम रहा होगा तो कितना एंगल पर सेकंड कवर कर रहा है उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और टी टाइम में ये यहां पे पहुंच गया कहीं पे और इसने कुछ एंगल कवर किया थीटा। तो अगर थीटा एंगल कवर कर रहा है टी टाइम में तो पर सेकंड कितना एंगल कवर हुआ? थीटा बाई टी। उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा। वैसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। गुरुजी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्यों? क्योंकि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लगा उसको हमने डिवाइड करके इसको सॉल्व किया है। याद करो जैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस एंगुलर वर्ड ऐड कर दो हर जगह। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको बोल देंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सही से करके लिख देता हूं इसको बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होती है गुरुजी? देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक स्मॉल टाइम में पार्टिकल अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डी थीटा, मान लो डी टी टाइम में डी थीटा एंगल कवर हुआ तो डी थीटा बाई डी टी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई? इस पार्टिकल को घूमते हुए आपने देखा और मान लो कंटिन्यूअसली ये रफ्तार बढ़ाता जा रहा है तो जब जिस टाइम पे आप देखोगे उस टाइम पे इसकी जो आपको एंगुलर वेलोसिटी नजर आएगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और घूमते घूमते इसने मान लो किसी टी टाइम में टोटल थीटा एंगल कवर कर लिया, कभी इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है मान लो, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऐसा करके सॉल्व करोगे तो उससे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी उसका क्या नाम रखा जाएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? भाई यहां से आप घर पे जाते हो तो एक सेम रफ्तार से थोड़ी जाते हो। मान लो आप स्कूटी या बाइक पे हो, कभी खाली रोड है तो तेज चला लोगे, ट्रैफिक आ गया धीरे कर लोगे। तो यहां से घर पे जाओगे तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया और उसमें टोटल टाइम कितना लगा। इस फॉर्मूले से जब आप अपनी स्पीड फाइंड करोगे तो वो कौन सी स्पीड आएगी? एवरेज स्पीड आएगी। लेकिन गाड़ी का जो स्पीडोमीटर वो एनी टाइम जो स्पीड दिखा रहा है, जब आप जा रहे थे, जब आपने रफ्तार बढ़ाई थी तो स्पीडोमीटर ज्यादा रफ्तार दिखाएगा, जब आपने रफ्तार कम करी थी वो स्पीडोमीटर कम रफ्तार दिखाएगा। होता है ना ऐसा? तो वो कौन सी स्पीड है? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड आ रही है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको तो बोल देना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये dt क्या है? स्मॉल टाइम। और इस स्मॉल टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल उसको डी थीटा बोल दिया, है ना। तो डी थीटा बाई डी टी फॉर्मूला वही है, बस डी थीटा और डी टी इनके टर्म्स में लिख दिया टाइम को छोटा मान के। तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन गई। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट बताओ। थीटा की रेडियन, टाइम की सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट हो गई। आया समझ में? अच्छा डायरेक्शन कैसे पता करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की? वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसकी डायरेक्शन पता करेंगे राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन पता करेंगे राइट हैंड रूल। क्या है रूल है ये? राइट हैंड रूल वही है
जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा होगा उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। सर ये तो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताई थी आपने ऐसे, हाँ तो सेम ही लगता है इसके लिए भी रूल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता करनी हो या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी हो, सेम तरीके से पता करते हैं राइट हैंड रूल से, है ना। राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उधर राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, आया समझ में। अब इसमें एक दो स्पेशल केस और बताता हूं आपको। कई बार बोलेगा कि ये जो पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे, अब स्पेशल केस है ये, ध्यान से देखना। देखो पहला केस, जब ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मान लो इसने θ1 एंगल कवर किया ω1 एंगुलर वेलोसिटी से, और सपोज करो बाद में θ2 एंगल कवर किया ω2 एंगुलर वेलोसिटी से, तो बताओ इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी। तो ओमेगा एवरेज क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले θ1 बाद में θ2, तो टोटल हुआ θ1 प्लस θ2। टाइम कितना लगा, तो याद करो टाइम और एंगुलर वेलोसिटी और थीटा इनमें क्या रिलेशन है, t इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा लिख सकते हो। यानी कि अगर मुझे t1 फाइंड करना है कि कितनी देर के लिए ये ω1 एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैं t इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो, t इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, यानी कि θ1 अपॉन ω1, और t2 फाइंड करना हो तो θ2 अपॉन ω2 करके सॉल्व कर देंगे। बोलो आया क्या। ऐसे ही अगर आपको बोले सेकंड केस, अब जो सेकंड केस है मैं काम करता हूं अगले पेज पे लिख देता हूं, है ना। देखो सेकंड केस, दूसरा केस, मान लो पार्टिकल यानी कि जो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है वो t1 टाइम के लिए चला ω1 एंगुलर वेलोसिटी से और t2 टाइम के लिए चला ω2 एंगुलर वेलोसिटी से, तो बताओ उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, तो अगर हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बतानी है तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, ओमेगा इंटू टी से। तो जब t1 टाइम के लिए ω1 एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसने कितना एंगल कवर किया होगा, होगा ω1 इंटू टी1। और जब t2 टाइम के लिए ω2 एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो इसने जो एंगल कवर किया होगा वो कितना होगा, होगा ω2 इंटू टी2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2। ये अपने पास में जो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गई। फॉर्मूला वही है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख के इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले को। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। देखो आपको एक व्हील की ये बात कर रहा है, मान लो ये एक व्हील है, सपोज करो इस टाइप का एक व्हील मान लेते हैं बैलगाड़ी का, और ये घूम रहा है यहाँ पे, और ये क्या दे रखा है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर पर मिनट दे रखे हैं, ये है फ्रीक्वेंसी। अगर ये लिख देता रेडियन पर सेकेंड या रेडियन पर मिनट तो वो होती एंगुलर वेलोसिटी। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, टाइम की सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड होती है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन इसने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितने चक्कर पर सेकेंड या पर मिनट कोई भी बॉडी लगाती है उसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्चुअल में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको पर सेकेंड में चेंज करो पहले तो। कैसे चेंज करना है गुरुजी, देखो बिल्कुल आसान है, नीचे मिनट लिखा है तो उसको 60 सेकेंड लिख सकते हो, गया लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। चेंज हो गया लो, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा ओमेगा की डेफिनेशन बताओ, थीटा बाई टी। ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी। अच्छा अब यहां पे हमें क्या पूछा, ये पूछ रहा है एंगुलर स्पीड पूछा, ओमेगा पूछ रहा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है यहां तो। अब एक चीज पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर में लगने वाला समय। देखो एक फॉर्मूला बना के बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। एक चक्कर में ये कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई। एक चक्कर में ये कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई, और उसमें टाइम कितना लगेगा, जो इसका टाइम पीरियड होगा उतना लगेगा। अब 1/t को ही तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी,
अरे बोलो, 1/t का ही तो मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, है ना। तो देखो 1/t को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो ओमेगा के दो फॉर्मूले और हमको नजर आए। अगर टाइम पीरियड दे रखा हो और अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले तो 2π/t करके सॉल्व कर देना। और अगर बोले फ्रीक्वेंसी इतनी है ओमेगा बताओ तो 2πf कर देना। तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा पूछा है, तो 2πf वाला फॉर्मूला लगा दो। f कितना है? 2 है क्या? फ्रीक्वेंसी है ना भी 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो आ गया 4π रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होती है, तो रेडियन पर सेकंड लगाना आगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा? फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज। जो घड़ी होती है उसके अंदर मिनट वाली जो सुई है और जो घंटे वाली सुई है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी का आपको रेशियो बताना है। देखो ये मान लो कि मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, और इसके लिए आपको क्या बताना है? एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है। यहाँ लिखा होता है 12, यहाँ पे 3, 6, 9, इस तरीके से घड़ी होती है अपनी। अब देखो जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू θ/t। आपको इनका रेशियो पूछा जा रहा है, किसके लिए? एक तो मिनट वाली सुई के लिए और घंटे वाली सुई के लिए। तो ओमेगा 4 मिनट हैंड और डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 आवर हैंड, इनके लिए रेशियो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब एक चीज सोचो, जो मिनट वाली सुई है पहले उसके लिए देखते हैं। जो मिनट वाली सुई है, ये मान लो मिनट वाली सुई है, जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी, घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगी, तो कितना टाइम बीत जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटे बाद में वापस 12 पे आ जाएगी और ये 3 से 4 पे चला जाएगा। ये तो होता है। तो ये जब एक चक्कर पूरा करेगी तो एंगल कितना कवर हुआ? 2π, यानी कि 360 डिग्री। और टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो टाइम 1 आवर है तो 1 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 आवर हैंड। अब देखो घंटे वाली सुई को, इसको देखो, घंटे वाली सुई मान लो 3 पे है, तो वापस 3 पे कब आएगी? 12 घंटे बाद में। इसका मतलब ये भी 2π चलेगी, लेकिन इसमें टाइम 12 घंटे का लगेगा। आया समझ में? तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हाँ 2π होगा, लेकिन टाइम 12 आवर लगेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 12/1 आएगा। 2π से 2π कैंसिल, ये अपना आंसर है ना, आसान एकदम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ completes first 1/3 of the circumference in 2 seconds and next 1/3 in 1 second. Find average angular velocity. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा है, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया। पहले तो सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोला है। तो ये फर्स्ट 1/3 जो चलेगा ना, यानी कि टोटल एंगल 100, देखो टोटल होता है 360 डिग्री, तो 1/3 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री एंगल चलेगा ये, और कितने टाइम में चलेगा? फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड। यहां से यहां तक का समय कितना है? 2 सेकेंड। फिर अगला जो 1/3 होगा यहां से लेके यहां तक, यानी कि अगला 120 डिग्री वो कवर करेगा 1 सेकेंड में, यानी कि टाइम लगा 1 सेकेंड। तो आपको बताना है कि बताओ कि इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? θ1 + θ2 डिवाइडेड बाई t1 + t2। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 120 + 120 यानी कि 240। लेकिन ये तो आपने डिग्री में बता दिया। 240 डिग्री को चेंज करो किसमें? हाँ, π/180 से मल्टीप्लाई करके चेंज करो इसको रेडियन में। कितना आएगा? 0 से 0 उड़ा दिया तो ये आएगा 4/3 पाई के बराबर। तो ये आएगा 4/3 पाई। और टोटल टाइम कितना बताया? 2 + 1 यानी कि 3 सेकेंड। बता दो आंसर। 4/9 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? देखो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है,
और उसके सेंटर के अराउंड पार्टिकल 60 डिग्री एंगल चलता है, मतलब यहाँ पे था और मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो एंगल कितना कवर किया इसने, 60 डिग्री के बराबर। क्या दे रखा है एक बार देखते हैं इसमें, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट रफ्तार से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, देखो पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बाद में इधर आ जाएगी, इसको मैं v1 बोल देता हूं, इसको मैं v2 बोल देता हूं, तो डायरेक्शन चेंज होगी ना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो सेम है, v1 इक्वल टू v2 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि वेक्टर के साथ में डायरेक्शन भी होती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई इसका मतलब वेक्टर चेंज हो गया, है ना, पहले डायरेक्शन इधर थी बाद में इधर है, आया समझ में। तो आपको क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एक चीज याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, पहले तो वो लिख देता हूं, डेल्टा v का मतलब है v2 माइनस v1, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये मत कर देना लेकिन 10 माइनस 10 जीरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, तो डायरेक्शन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ये ऊपर था बाद में वेलोसिटी इधर हो गई, इनके बीच में कितना एंगल का चेंज आया, मतलब पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी बाद में ऐसे हो गई, तो कितने एंगल से घूमी, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना एंगल यहां पे सेंटर पे बनेगा, जब पार्टिकल यहां पे था तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, जब पार्टिकल यहां पे है तो वेलोसिटी इधर, तो जितना जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना ही एंगल v1 और v2 के बीच में होगा। सर प्रूव करके बताओ, ये देखो यहां पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जब पार्टिकल एकदम अपोजिट यहां पे आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ऊपर और नीचे इनके बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री का, और ये सेंटर पे ये एंगल भी कितना बन जाएगा, ऐसे ये लाइन घूम के कितने एंगल पे आ जाएगी इधर 180 डिग्री पे, तो एंगल सेम आ रहा है ना, जितने एंगल से वेलोसिटी चेंज हो रही है उतने ही एंगल से बीच में सेंटर पे एंगल भी चेंज होगा। देखो दोबारा देखो, अभी वेलोसिटी किधर है ऊपर, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा घूम के तो वेलोसिटी किधर होगी नीचे, है ना, अभी ऊपर फिर नीचे, एंगल कितना इनके बीच में 180 डिग्री 180 डिग्री। अब बताओ जब पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा, जैसे यहां से यहां पे पहुंचा था तो एंगल कितना बना 60, जब ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगा तो एंगल कितना बनेगा टोटल, अरे बोलो 180 डिग्री बनेगा ना, ऐसे ऐसे घूम के यहां पे आ गया ना 180 डिग्री बनेगा, तो सेंटर पे वही तो एंगल बन रहा है ना, जो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में है, तो जब ये 60 डिग्री घुमा होगा तो वेलोसिटी भी 60 डिग्री एंगल से घूम गई, मतलब तो v2 और v1 की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब सॉल्व कर दो, डेल्टा v इसका मैग्नीट्यूड पूछा आपको, तो अंडर रूट ऑफ, याद करो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 60 डिग्री लगा दो। देखो v1 कितना है 10, 10 का स्क्वायर, v2 भी 10 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 1/2, बताओ आंसर, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 10 का स्क्वायर एक 10 स्क्वायर कैंसिल, 10 स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में अगर 10 का स्क्वायर बचा तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपना फाइनल आंसर है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है एकदम। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड करके देखेंगे। तो मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ के ऊपर, और अभी इसकी लीनियर वेलोसिटी है v। लीनियर वेलोसिटी मतलब पार्टिकल किस स्पीड से किस वेलोसिटी से घूम रहा है उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी तो आपको पता ही है ओमेगा इक्वल टू होता है θ/t, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अच्छा बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी आउटवर्ड। अच्छा जी, अब एक चीज बताओ, जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो पहले यहां पे है, थोड़ी देर बाद में यहां पे चला गया, तो इसने कुछ एंगल भी कवर किया होगा ये, हाँ या ना, ये कुछ एंगल कवर कर रहा है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं L। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या रखा हमने, इसका नाम रखा ये वाली डिस्टेंस का L, ये कितना है R रेडियस, है ना, और ये एंगल थीटा। तो क्या एंगल
रेडियस, और ये जो एल लेंथ है जिसको हम आर्क भी बोलते हैं, एंगल की डेफिनेशन ये होती है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये वाली जो लेंथ है ना इसको आर्क भी बोलते हैं। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क कौन है यहाँ पे एल, डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कौन है यहाँ पे स्मॉल आर। बोलो आया क्या? तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये आएगा। अच्छा ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, तो मैंने लिखा है इसको ऐसे लिख दो। देखो अगर मैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिख दूं तो एल इक्वल टू क्या आ गया बताओ, थीटा इंटू आर आ गया भाई, एल इक्वल टू क्या आ गया थीटा इंटू आर। अच्छा अगर मैं दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दूं, मान लो कि ये थोड़ा सा चलता है पार्टिकल यहां से, तो इसने जो एंगल कवर किया है वो हो गया डी थीटा, और यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है उसको डी टी मान लो, और इसने जो डिस्टेंस कवर करी है उसको डीएल मान लो। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा डीएल बाई डी टी इक्वल टू थीटा को लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी, और आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर मतलब रेडियस, पूरे सर्कुलर मोशन में आर तो उतना ही रहता है। अच्छा डीएल बाई डी टी क्या है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हुआ, पार्टिकल पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे, तो चेंज इन पोजीशन कितना डेल्टा एल या डीएल कितने टाइम में dt टाइम में, तो dl बाई dt को क्या हम स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं। हाँ भाई स्पीड या वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां से जब यहां पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान लो थोड़ा सा ही घुमाइए, l की बजाय dl मान लो, तो dl तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम कितना लगा dt, तो dl बाई dt को v लिख सकते हो, कहां दिक्कत है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dl बाई dt इज v। फिर डी थीटा बाई डी टी क्या है, अरे ये तो हमने पढ़ा था, ये है एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, ये लो जी रिलेशन आ गया, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। देखो अच्छा वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे ना तो ऐसे लिखना है इसको ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पहले आएगा आर बाद में आएगा, ओमेगा पहले आएगा आर बाद में आएगा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। अभी वेलोसिटी किधर है पार्टिकल की, ऊपर की तरफ, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी किधर है आउटवर्ड। आप बोलोगे सर आर तो कांस्टेंट है, इसको वेक्टर कैसे मान लिया, तो इसको वेक्टर मान लिया इसलिए क्योंकि मुझे डायरेक्शन बतानी है। तो फिर आर की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप मान लो कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये ओरिजिन है, तो जहां पे अभी पार्टिकल है उसकी तरफ जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसी को हम आर वेक्टर बोल देंगे, ये है आर वेक्टर। जैसे यहां पे पार्टिकल पहुंच गया तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, यहां पे पहुंच गया तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा। तो अब बताओ कि अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करता हूं तो मुझे v की डायरेक्शन मिलनी चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चेक करते हैं, ओमेगा किधर है आउटवर्ड, तो ये लो आउटवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा किधर है आउटवर्ड, आर वेक्टर किधर है इधर, तो ओमेगा क्रॉस आर करो, ओमेगा मतलब आउटवर्ड, ऐसे राइट हैंड फिंगर्स को आउटवर्ड रखो, और आर वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में तो उधर फिंगर्स को घुमाओ। याद है ना ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं। तो पहला वेक्टर ओमेगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने राइट हैंड फिंगर्स को रखा, आर वेक्टर इधर है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इधर फिंगर्स को घुमाया, थंब किधर पॉइंट कर रहा है ऊपर, क्या वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, हाँ जी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। अगर मैं इसको उल्टा लिख देता आर क्रॉस ओमेगा तो डायरेक्शन नीचे आ जाती, जो कि गलत हो जाता। इसलिए ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है चलो आगे देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज, देखो v आपको दिया हुआ है 3i केप प्लस 4j केप मीटर पर सेकेंड, एंड ओमेगा आपको दिया हुआ है xi केप प्लस 6j केप, है ना। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए दोनों चीजें बता दी, ये r हो गया ये v हो गया, और ओमेगा किधर होगा बोलो, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, थंब आपको ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा आउटवर्ड। अब इसने पूछा द वैल्यू ऑफ x इन रेडियन पर सेकेंड इज, तो x की वैल्यू बतानी है। तो हमें तो v और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन, हाँ v इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन r हमें गिवन है क्या, कहीं गिवन नहीं है, तो कोई और तरीका लगाएंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखो हमें एक चीज पता है, ओमेगा आता है आउटवर्ड,
ओमेगा आता है आउटवर्ड और v वेक्टर है यहां पे ऊपर की तरफ, तो v और ओमेगा के बीच में एंगल कितना हुआ बताओ? इन सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन ओमेगा एंड v इज ऑलवेज, बोलो कितना? 90 डिग्री। भाई ओमेगा किधर? आउटवर्ड। v किधर? बोर्ड वाले प्लेन में, चाहे पार्टिकल यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे कहीं भी हो, रहेगा तो इसी प्लेन में वेलोसिटी। ओमेगा आउटवर्ड रहेगा, एंगल उनके बीच में 90 आएगा, तो थीटा 90 है। इसका मतलब ओमेगा और v के बीच में एंगल 90। और अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? ओमेगा डॉट v क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स आई केप प्लस 6 जे केप डॉट 3 आई केप प्लस 4 जे केप इक्वल टू 0 आना चाहिए। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, तो आई को आई से कर लो यानी कि 3x, जे को जे से कर लो यानी कि 24 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 24 माइनस का x इक्वल टू माइनस का 8। ये अपना आंसर है भाई, बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी बतानी है। क्या क्या दे रखा है? एक बॉडी है, उसको हॉरिजॉन्टली सर्कल पे घुमा रहे हैं, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इट हैज ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। पूछा क्या है? लीनियर वेलोसिटी पूछी है, v पूछ रहा है। देखो कितना आसान सवाल है। v ओमेगा और r में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा 10, ये 20, कितना आया? अच्छा ये 20 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इक्वल टू 3i के माइनस 4j के प्लस k के एंड r वेक्टर इक्वल टू, यानी रेडियस वेक्टर इक्वल टू 5i के माइनस 6j के प्लस 6k के। देखो आपको पूछा है लीनियर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r होता है। ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है तो मैंने आपको बताया था हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे सबसे पहले, तो फिर जो पहले वेक्टर आएगा उसकी टर्म्स को पहले लिखा जाता है, पहले आई केप जे केप के केप लिखते हैं, उसके बाद में जैसे पहले ओमेगा है तो ओमेगा वाली टर्म्स कौन कौन सी है? 3 -4 और 1, 3 -4 और 1 इसको लिखेंगे। फिर आर वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर है उसकी टर्म्स को नीचे लिख देंगे, जैसे 5 -6 और 6, 5 -6 और 6 लिखा। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी? पहले आई कैप लिखते हैं, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -24, फिर आएगा माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आएगा माइनस का 6, इसको इससे करो, इसको इससे करो, आपस में घटा दो, माइनस जे के पाएगा। फिर जे के वाला कॉलम और रो छोड़ना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 5 आया, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा के। अब के वाला कॉलम और रो छोड़ना है, 3 को -6 से तो -18, -4 को 5 से तो माइनस का 20। तो बता दो आंसर क्या आएगा? v इक्वल टू, बोलो ये कितना आया? देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस का 18 आई केप, ये 13 बचा तो माइनस का 13 जे केप, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 के केप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन है क्या? ये देखो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन concentric circles of radius r a and r b with speed v a and v b respectively. The time period of rotation is same, यानी कि उनका जो एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो सेम है। The ratio of angular speed of a and b will be, एंगुलर स्पीड का रेशो पूछा है, ओमेगा ए और ओमेगा
बी, इनका रेशो पूछा जा रहा है। अब याद करो मैंने आपको बताया था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अगर टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखें तो 2π/t होता है क्या। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ए को 2π टाइम पीरियड ऑफ ए, और ओमेगा बी को क्या लिख सकते हैं 2π टाइम पीरियड ऑफ बी। तो ये क्या आया, 2π से 2π कैंसिल, टी बी अपॉन टी ए आ गया। आया समझ में। टी बी और टी ए क्या होगा, इसने बोला दैट देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है। आंसर आया 1:1। तो सर बाकी डेटा दे रखा उसका क्या करना है, वो कोई काम का नहीं है। जब आपको ये पता चल गया कि ओमेगा और टी में क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड में रिलेशन पता चल गया, तो वेलोसिटी वगैरह रेडियस वगैरह दे रखी हो उसका कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।